कक्षा 12 बही खाता एवं लेखा शास्त्र, कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन, अवशिष्ट मांग अंग्रेजी में कहते हैं कार्सिनरियल। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न लिख रहे हैं और आपको समझाएंगे अवशिष्ट मांग का लेखा कैसे किया जाता है। एक प्रश्न के माध्यम से आपको इसको हम समझाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपको दिया गया है, एक कंपनी का समामेलन हुआ, इसकी पूंजी 15 लाख रुपए है जो कि 1,50,000 अंशों में बटी है और इनमें से प्रत्येक अंश 10 रुपए का है। जनता को 1 लाख अंश निर्गमित किए गए, इनमें से 1 रुपए आवेदन पर, 2 रुपए आवंटन पर, 3 रुपए प्रथम याचना पर और 4 रुपए अंतिम याचना पर देय है। 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। अंशों पर प्राप्त होने वाली सभी राशियां प्राप्त हो गई। केवल ए के 200 अंशों पर आवंटन की राशि तथा दोनों याचनाओं की राशि और बी के 500 अंशों पर दोनों याचनाओं की राशि प्राप्त नहीं हुई। कंपनी के जर्नल में लेखे करिए और चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, एक कंपनी का समामेलन क्या होता है, एक कंपनी का पंजीयन हुआ, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसको हम निबंधन भी कहते हैं। जिस पूंजी से कंपनी का समामेलन होता है उसको हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। आप देख रहे हैं, कंपनी का समामेलन हुआ, इसकी पूंजी 15 लाख रुपए तय कर दी गई है। अर्थात किसी भी कंपनी को केवल 15 लाख रुपए पूंजी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन आप देख रहे हैं, यह 1,50,000 अंशों में बटी भी है, जिनमें से प्रत्येक अंश क्या है, 10 रुपए का है। और आप देख रहे हैं, जनता को 1 लाख अंश निर्गमित किए जा रहे हैं। कंपनी को 1.5 लाख अंश बेचने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, वर्तमान काल में केवल 1 लाख अंश ही बेच रही है। ये राशियां कैसे मांगी गई है, 1 रुपए आवेदन पर, 2 रुपए आवंटन पर, 3 रुपए प्रथम मांग पर और 4 रुपए अंतिम मांग पर मांगी जा रही है। लेकिन लिखा गया सवाल में 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। 1 लाख अंश कंपनी बेच तो रही है, लेकिन जनता ने क्या किया है, 1 लाख को ठुकरा दिया है। जनता ने कह दिया हम केवल 90,000 अंश लेंगे, हम 10,000 अंश नहीं लेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे, अर्थात जनता द्वारा स्वीकार की गई पूंजी कहेंगे। तो 90,000 अंश पर आप देखेंगे, इसी पर हम लेखा करेंगे। 1 लाख अंश से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 लाख अंश वो कंपनी के बेचने का प्रस्ताव है और जनता का जो प्रस्ताव है वो 90,000 अंश स्वीकार करने का प्रस्ताव है। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। 1 लाख शेयर issued at the rate of 10 each बराबर कंपनी को 10 लाख रुपया प्राप्त होना चाहिए। अर्थात कंपनी को वर्तमान काल में 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कंपनी क्या कर रही है, अपने 1 लाख अंश को बेच रही है, जो कि प्रत्येक 10 रुपए की दर से है। लेकिन जनता ने क्या किया है, केवल 90,000 अंश को स्वीकार कर रही है। यहां लिखेंगे हम 90,000 शेयर। ये देखिए लिखा गया है, 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। 1 लाख पर नहीं आए, केवल 90,000 पर आए, तो लिखा जाएगा 90,000 शेयर रिसीव्ड एंड इट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव बराबर 9 लाख रुपया जनता देने के लिए तैयार हुई है। और कंपनी का टारगेट क्या है, 10 लाख रुपया पाने का उसका लक्ष्य है। लेकिन जनता ने उसको ठुकरा दिया। जनता ये कही है हम केवल 90,000 अंश को लेंगे और केवल हम 9 लाख रुपया देंगे। अब देखिए ये राशि कैसे मांगी जा रही है, एप्लीकेशन। दूसरी चीज होती है अलॉटमेंट
तीसरी किस्त हमारी है फर्स्ट कॉल। चौथी किस्त हमारी होती है, देखिए, एक आवेदन पर, दो आवंटन पर, तीन प्रथम काल पर और चार अंतिम काल पर। फाइनल। अब देखिए, 1 रुपए आवेदन पर, एप्लीकेशन पर 1 रुपया लिखा गया, 2 रुपए आवंटन पर, 2 आवंटन पर लिखा जा रहा है, 3 रुपए प्रथम याचना पर, 3 प्रथम याचना पर लिखा जा रहा है, 4 अंतिम याचना पर है, 4 अंतिम याचना पर बराबर 10 रुपीज पर शेयर कार्ड अप, 10 रुपया प्रति अंश मांगा गया। अब आप देख रहे हैं यहां पहला लेखा किसका बनता है? बैंक का बनता है। 1 रुपया प्रति अंश है, अंश कितने हैं? 90,000 जो जनता ने स्वीकार किया है। 1 लाख से हमारा मतलब नहीं रहा, क्योंकि 1 लाख कंपनी का प्रस्ताव है, लेकिन जनता का प्रस्ताव क्या है? 90,000 अंश लेने का प्रस्ताव जनता का है। तो इस पर हम ध्यान देंगे, न कि 1 लाख पर हम ध्यान देंगे। इसलिए एप्लीकेशन पर 1 रुपया प्रति अंश और 90,000 अंश जो जनता ने स्वीकार किया है उस पर हम पूरा करेंगे। तो बैंक में कितना रुपया देंगे? वो 90,000 रुपया आपको बैंक में दे देंगे। और इसी को हम क्या करेंगे? पूंजी खाते में 90,000 रुपए को हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए, आवंटन पर आइए, 2 रुपया प्रति अंश लिखा है, अंश कितने हैं? 90,000 अंश। तो सी का लेखा यहाँ पर होगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 याचनाओं के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। इसलिए 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपया ये कंपनी आवंटन पर मांगेगी। सवाल को पढ़िए, क्या लिखा है देखेंगे। अंशों पर प्राप्त होने वाली सभी राशियां प्राप्त हो गई, केवल एक के 200 अंशों पर आवंटन की राशि, अर्थात ये 200 अंश का मालिक है, वो आवंटन पर भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहां लिखेंगे हम लेस, लेस माने होता है घटाया। ए 200 अंश का मालिक है, यहां कर लीजिए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स माने घटाया अवशिष्ट मांग। तो देखिए लिखा है ए 200 अंशों पर आवंटन की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो ए यहां लिखेंगे ए 200 अंश का मालिक है और किस दर से भुगतान नहीं किया? आवंटन पर 2 रुपया प्रति अंश लिखा है, तो 200 गुणे 2 कर देंगे बराबर 400 रुपए का भुगतान वो आवंटन वाली किस्त पर नहीं कर पाया। तो कितना भुगतान कर पाया? 0 0 10 में से 4 गए 6 होगा, 9 आएगा और ये कितना होगा? ये 7 होगा और ये 1,79,600 रुपया आपको उसने बैंक में भुगतान कर दिया। तो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कोई अंशधारी अपने किसी अंश का भुगतान किसी किस्त पर नहीं कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट मांग, बकाया मांग कहते हैं। तो देखिए 200 अंश का मालिक जो था अंशधारी, वो आवंटन पर भुगतान नहीं कर पाया, इसलिए 200 अंश गुणे 2 रुपया प्रति अंश बराबर 400 का भुगतान नहीं कर पाया। उसको हमने घटा दिया, बैंक में एक धनराशि उसने दे दिया आपको। अब आइए प्रथम काल पर आइए, सी का लेखा पहले यहाँ बनाया जाएगा। सी माने पूंजी की मांग कंपनी करेगी, 1 माह के बाद कंपनी प्रथम काल की मांग करेगी। तो कितना मांग करेगी? 3 रुपया प्रति शेयर, अंश 90,000 है, 9 3 27, 2,70,000 रुपया कंपनी अंशधारी से मांगेगी। और यहां सवाल जरा पढ़िए, एक के 200 अंशों पर आवंटन की राशि तथा दोनों याचनाओं, दोनों का मतलब फर्स्ट काल और फाइनल काल दोनों पर रुपया नहीं दे पा रहा है जो ए 200 अंश का मालिक है। इसलिए यहां पुनः लिखेंगे हम लेस कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन एरियर। अब देखिए ए अंशधारी 200 अंश का मालिक है जो भुगतान नहीं कर पा रहा है,
और देखिए क्या लिखा गया है, दोनों याचनाओं की राशि और बी के 5 अंशों पर दोनों याचनाओं की राशि प्राप्त नहीं हुई। बी भी एक अंशधारी ऐसा है जो 5 अंश का मालिक है, तो दोनों पर वो भी भुगतान नहीं कर पा रहा है, ये 5 अंश का मालिक रहा है, अर्थात प्रथम मांग पर कुल 7 अंश के रुपए नहीं मिल रहे हैं। ए 2 अंश का भुगतान नहीं कर पा रहा है, बी 5 अंश का भुगतान नहीं कर पा रहा है। कुल कितने अंश हो गए? अब हम देखेंगे कुल जो हमारे अंश हो गए ये 700 अंश हो गए। दर क्या होगी? 3 रुपया प्रति शेयर, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 2100 होता है, अर्थात वो 2100 रुपए का भुगतान प्रथम काल पर नहीं कर पाया। तो कितना भुगतान कर पाया? 0 0 10 में से गए 9 होगा, 9 में से 2 गए 7 होगा, और ये 6 होगा, ये 2 होगा। 2,67,900 रुपए का भुगतान उसने कर पाया। अब आप देख रहे हैं बैंक ने जो उसने भुगतान किया वो 2,67,900 रुपए का भुगतान कर पाया। आप देखिए कंपनी ने कितना मांग किया है? 2,70,000 रुपए की मांग कंपनी किया है, लेकिन 2 अंशधारी ऐसे हैं जो ए 200 अंश का मालिक रहा है, बी 500 अंश का मालिक रहा है, कुल अंश कितने हो गए? 700। अब दोनों ने क्या किया है? प्रथम काल पर 700 अंश का भुगतान नहीं किए। किस दर से नहीं किए? 3 रुपए प्रति अंश की दर से भुगतान नहीं किए, अर्थात 7 त्रिक 2100 रुपए का भुगतान नहीं किया उसने। तो बैंक ने जो दिया उसने 2,67,900 रुपए का भुगतान किया। आइए अंतिम बात पर आइए, सी का लेखा है बनाइए पहले। सी माने कंपनी पूंजी की मांग करेगी 4 रुपए प्रति अंश के भाव से कंपनी मांग करेगी। अंश कितने हैं? 90,000, तो 90,000 गुणे 4 करिए, 4 9 36, अर्थात 3,60,000 रुपए की मांग कंपनी अंशधारी से करेगी। यहां पुनः देख रहे हैं ए 200 अंश का मालिक है दोनों याचनाओं में, ना प्रथम पर दिया ना अंतिम पर दिया। पुनः यहां लिखेंगे हम लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। ए 200 अंश का मालिक है जो भुगतान नहीं कर पा रहा है, बी 500 अंश का मालिक है, दोनों याचनाओं पर भुगतान नहीं किया है, न प्रथम पर किया है न अंतिम पर किया है, इसलिए बी जो 500 अंश का मालिक है वो यहाँ पर भी भुगतान नहीं कर पा रहा है, इसलिए 700 शेयर यहाँ भी होंगे और दर क्या होगा? 4 रुपए प्रति शेयर से भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो 7 चौक 2800 रुपए का भुगतान वो इस साल पर नहीं कर पा रहा है, तो 2800 रुपया यहाँ से हम घटा देंगे, तो बैंक ने कितने रुपए का भुगतान किया? वो 0 0 और 10 में से आगे 2 होगा, 9 में से 2 गए 7 होगा, और यहाँ 5 होगा। 3,57,200 रुपए का भुगतान उसने बैंक में किया। आप ध्यान दीजिए, यहाँ बैंक का लेखा 90,000 को ले लिया गया, तो आ गया आपको। यहाँ आवंटन पर देख रहे हैं ए 200 अंश का मालिक है, आवंटन वाले किस्त का भुगतान नहीं कर पाया, तो 200 गुणे 2 किया गया, 400 रुपए यहाँ से घटा दिया गया। और देख रहे हैं प्रथम काल पर ए 200 अंश का मालिक रहा जो भुगतान नहीं कर पा रहा है, बी 500 अंश का मालिक रहा जो भुगतान नहीं कर पा रहा है, कुल 700 अंश का भुगतान यहाँ पे नहीं हो रहा है। 700 अंश गुणे 3 रुपए की दर से भुगतान नहीं हो रहा है, तो 2100 रुपए यहाँ से लेस कर दिया गया, ये राशि बैंक में कंपनी को चुका दी गई। यहाँ देखिए अंतिम काल पर 3,60,000 की मांग कंपनी कर रही है, लेकिन अंशधारी ए 200 अंश का मालिक है, अंशधारी बी 500 अंश का मालिक है, कुल 700 अंश का भुगतान यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो 7 चौक 2800 रुपया यहाँ पे नहीं मिला, बाकी रुपए का भुगतान कंपनी के बैंक अकाउंट में कर दिया गया। अब इसकी एंट्री हम कर ले, हम सारी एंट्री यहाँ पे कर दिए हैं, जितनी एंट्री बनती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबका लेखा एक जगह कलेक्शन कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। अब एंट्री हम कर देंगे जर्नल एंट्री। अब देखिए पहला लेखा हमारा बनेगा बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर कितना होगा? 90,000 रुपया होगा। टू शेयर
लिखेंगे नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड RECD। ये पहला लेखा हमारा हुआ बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा। दूसरा लेखा हम कर रहे हैं पूंजी खाते में ट्रांसफर होने का लेखा कर रहे हैं, तो एंट्री बनाई जाएगी, किस्त को डेबिट करना होगा। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिया 90,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपया दर्शाया गया। बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग ट्रांसफर्ड में स्थानांतरित किया, किसके रुपए को पूंजी खाते में अंतरित किया गया। अब हम आवंटन पर लेखा करते हैं। पहले पूंजी की मांग की जाएगी, अर्थात शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिया, कितना रुपया होगा, 1,80,000 होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, धनराशि होगी 1,80,000 रुपए। यहां लिखेंगे नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अंश आवंटन की राशि देय हुई। इसके बाद हम बैंक की एंट्री बनाएंगे। अब देखिए बैंक में रुपया आपको ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जाएगी। बैंक अकाउंट लिया, जो नहीं मिला है उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो रुपया मिला है 1,79,600 मिला है, जो नहीं मिला है वो 400 नहीं मिला है। कुल जो मिलना था 1,80,000 रुपया मिलना था, इसलिए इसको क्रेडिट दिया गया है। देखिए बैंक में 1,79,600 रुपये मिल गया, 400 नहीं मिला, इसलिए उसको पास से बोला गया, और आवंटन पर उनको मिलना था 1,80,000 रुपया, इसलिए इसका विवरण लिखेंगे हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेस 200 शेयर at the rate of 2 rupees per share, 2 rupees पर शेयर। ये देखिए आपका लेखा जो है बैंक में लेखा हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट साल का लेखा बनाएंगे, एंट्री कर रहे हैं। एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिया, धनराशि कितनी है 2,70,000 रुपया है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, धनराशि 2,70,000 की जाएगी। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देखिए प्रथम काल की राशि मानी गई, मांग किया गया, एंट्री बना दी गई। इसके बाद हम बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर
जो रुपया नहीं मिला है उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्लियर होगा और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होगा। अब देखिए बैंक में जो रुपया मिला है 2,67,900 रुपया मिला है। जो नहीं मिला है वो 2100 रुपया है, तो 2100 रुपये को आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट में लिखेंगे और कुल प्रथम माह पर जो मिला था वो 2,70,000 रुपया मिला था, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड लेस 700 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। प्यारे बच्चों, एंट्री आपको समझ आ रही है? वेरी गुड। इसके बाद हम एंट्री बना रहे हैं, अंतिम काल का लेखा बना रहे हैं। पहले किसकी मांग होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर कितना रुपया होगा? 3,60,000 रुपया होगा। एंट्री बनाई गई है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर 3,60,000 रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट होगा 3,60,000 रुपया। विवरण लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये राशि देय होने का लेखा हो गया। इसके बाद अंतिम लेखा हमारा होगा बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा होगा। तो एंट्री हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट डीआर जो रुपया नहीं मिला है उससे खाता खोलेंगे हम वही में कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए जो रुपया मिला है वो 3,57,200 मिला है। देखिए बी में लिखा है, बी के सामने लिखा है 3,57,200 रुपया ले दिया गया। जो नहीं मिला है वो 28 रुपया है, तो जो नहीं मिला है वो 2,800 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर में लिख दीजिए। जो अंतिम काल में मिलना था वो 3,60,000 रुपया मिलना था, उसको क्रेडिट पक्ष में लिख दीजिए। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड लेस 700 शेयर। देखा 700 शेयर है एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। 4 की दर से नहीं मिले हैं। यार बच्चों आपकी एंट्री बना ली गई। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक में कुल कितना रुपया आया उसका लेखा हम करेंगे। तो बना लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाएंगे। देखिए इस चार कॉलम बनाइए। बैंक अकाउंट बाईं तरफ डेबिट लिखोगे, दाईं तरफ क्रेडिट लिखोगे। क्रेडिट ये पार्टिकुलर अमाउंट AMT पार्टिकुलर। देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन कितना रुपया लिखा जाएगा? 90,000। देखिए बैंक अकाउंट लिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, धनराशि लिखी गई 90,000 रुपये। फिर होगा देखिए बैंक यहां लिखा है बैंक अकाउंट लिया टू शेयर अलॉटमेंट, यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। इस पर देखिए 1,79,600 रुपया मिला है, ये लिख दिया गया। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगला है फर्स्ट का, देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट का अकाउंट, किसको लिखा जाएगा? टू शेयर फर्स्ट का अकाउंट। इस पर देखिए क्या रुपया मिला है? 2,67,900। बैंक में जो लिखा है वही लिखा जाएगा। अंतिम बात देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल का अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल का अकाउंट। इस पर देखिए क्या मिला है? 3,57,200। सब किसके रूप में दिए गए? एप्लीकेशन पर क्या मिला लिखा गया, आवंटन पर क्या मिला लिखा गया, प्रथम काल पर क्या मिला लिखा गया, अंतिम काल पर क्या मिला लिखा गया। योग करते हैं 0 0 9 2 11 6 17, हाथ रहेगा 1 10 17 17 24, हाथ रहेगा 2 9 2 11 7 18 6 24 5 29, हाथ रहेगा 2 2 1 3 2 5 3 8,94,700 रुपया मिला है। इसको आगे ले जाएंगे बाई बैलेंस सीडी, शेष आगे ले गए 8,94,700 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। 8,94,700 रुपया ये कैसे बैंक है, अर्थात कंपनी के बैंक में इतना रुपया आ चुका है। 8,94,700 रुपया ये हमारा बैंक अकाउंट बन गया। अब अंतिम हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बच्चों ये समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ऐलान कर दीजिए। अब देखिए इधर आप देखते हैं लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहां पे लिखते हो एएमटी अमाउंट, यहां लिखोगे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, यहां लिखोगे अमाउंट एएमटी। अब देखिए नंबर एक क्या होता है यहां पर? शेयर कैपिटल, ये पहला शीर्षक आपका होता है। आप जानते हैं कंपनी की पूंजी क्या होती है? अंशों में विभक्त होती है। अब देखिए लिखा है कंपनी की अधिकतम पूंजी कितना है? 15 लाख रुपए है, जो कितने अंशों में विभक्त है? 1.5 लाख। इसलिए नंबर एक लिखेंगे हम एथराइज्ड कैपिटल, तो नंबर एक लिखेंगे हम AUTHORISED, एथराइज्ड कैपिटल लिखा हमने। हिंदी में कहते हैं अधिकृत पूंजी। जिस पूंजी से कंपनी का समामेलन हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीयन हो जाए, निबंधन हो जाए, उसको हम कौन सी पूंजी कहते हैं? अधिकृत। तो देखें 15 लाख की पूंजी क्या है? इसी से कंपनी का समामेलन हुआ है, इसलिए कौन सी पूंजी हुई? अधिकृत पूंजी कहलाएगी। तो लिखेंगे नीचे 1,50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच बराबर क्या लिखेंगे? 15 लाख
क्या लिखेंगे, इसको लिख करके बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी की वह पूंजी है जो कंपनी को अभी नहीं प्राप्त हुई है। यह मात्र केवल कंपनी को पूंजी प्राप्त करने का अधिकार मिला है, यह पूंजी कंपनी को वास्तव में मिली पूंजी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिख करके बंद कर देते हैं। तो लिखा गया 1.5 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच बराबर 15 लाख। यही पूंजी कंपनी को मिलने का अधिकार मिल गया है। अंतर नियम द्वारा कंपनी को यही पूंजी प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए इसको कहते हैं अधिकृत पूंजी। नंबर 2 लिखेंगे हम इशूड। दूसरी पूंजी हमारी होती है निर्गमित पूंजी होती है। इसको क्या कहते हैं हम, अधिकृत पूंजी का जो भाग जनता को क्रय करने के लिए जारी किया जाए उसको हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। आप देख रहे हैं यह 1.5 लाख से क्या है, कंपनी को जारी करने का अधिकार मिल गया है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, इनमें से केवल 1 लाख, इनमें से केवल क्या है 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इनमें से कंपनी केवल 1 लाख अंश बेच रही है, 50,000 अंश कंपनी अभी नहीं बेच रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, अनिर्गमित अंश कहेंगे। ऐसी पूंजी क्या कहलाएगी, अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी। इसलिए 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 बराबर कितना होगा, 10 लाख, ये लिखा जाएगा। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम लिख करके बंद कर देंगे, क्योंकि यह पूंजी भी कंपनी को मिली पूंजी नहीं है, क्योंकि अभी केवल इसका निर्गमन किया गया है। जनता इसको स्वीकार करती है कि नहीं करती है, इसलिए तब तक क्या करेंगे, इसको हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसको भी हम लिख करके बंद कर देते हैं, जैसा कि यहाँ बंद करके दिखाया जा रहा है। तो 1 लाख अंश कंपनी बेच रही है, प्रत्येक 10 के भाव से बेच रही है, तो कंपनी को वर्तमान काल में 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया है, अपने 1 लाख अंश प्रत्येक 10 रुपए की दर से कंपनी बेच रही है। इसको भी लिख करके हमने बंद कर दिया। अब नंबर 3 लिख रहे हैं 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए, जनता इसी पूंजी को स्वीकार कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्ड। इसी पर क्या होगा, कंपनी आपसे पूंजी की मांग करेगी और आप क्या करेंगे, इसी पर कंपनी को पूंजी का चुकाएंगे। इसलिए नंबर 3 कॉलम में लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप। पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ है निर्गमित पूंजी का जो भाग, आप देखें निर्गमित पूंजी 1 लाख है, 1 लाख का 90,000 अंश की ओर स्वीकार किया जा रहा है। तो क्या लिख रहे हैं, निर्गमित पूंजी का जो भाग जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है उसको कौन सी पूंजी कहते हैं, आवेदित पूंजी या प्रार्थित पूंजी कहते हैं। और उसी पूंजी पर क्या होगा, कंपनी पूंजी मांगेगी और क्या होगा, कंपनी को यही पूंजी चुकाई भी जाएगी। इसलिए तीनों को हमने शीर्षक में लिख दिया, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो आइए देखते हैं 90,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 ईच हुआ बराबर आप लिखेंगे 9 लाख। 9 लाख करेंगे, 90,000 में 10 से गुणा कर दिया गया, 9 लाख हुआ। और आप देख रहे हैं 400 रुपया कंपनी को यहाँ नहीं मिला, जोड़ लीजिए सब जो नहीं मिला, 400 कंपनी को यहाँ नहीं मिला है, 2100 कंपनी को प्रथम काल पर नहीं मिला है और 28 रुपया कंपनी को अंतिम काल में नहीं मिला है। तो कितना नहीं मिला है, 4 1 5 8 13 खर्च जाएगा, ये 2 4 1 5, यानी ये 5300 रुपया क्या है, यही हम क्या कहते हैं, कांस इन अरियर कहेंगे। आवंटन पर 400 रुपया नहीं मिला, प्रथम काल पर 2100 रुपया नहीं मिला और अंतिम काल पर 28 रुपया नहीं मिला। कुल कितना नहीं मिला, 5300 रुपया नहीं मिला, जो कंपनी द्वारा मांगा गया और कंपनी को नहीं मिला। इसलिए इसको यहां से क्या करते हैं, लेस कांस इन अरियर, घटाया अवशिष्ट मांग, इसमें से हम लेस कर देंगे 5300। कंपनी द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी कंपनी को भुगतान नहीं किया गया, इसलिए इसको कहते हैं अवशिष्ट मांग। तो कितना कंपनी को भुगतान किया गया, 0
शून्य, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 बचा यहाँ 8,94,700 रुपया ये कंपनी को चुका दिया गया। तो देखिए 8,94,700 की पूंजी कौन सी पूंजी होगी? इसको कहेंगे हम पेड अप कैपिटल। और यहाँ आप देखते हैं कैश एट बैंक, जो बैंक अकाउंट बनाया गया, इसमें भी 8,94,700 रुपया कंपनी को बैंक में प्राप्त हो चुका था। दोनों तरफ का योग देखिए ये बराबर है 8,94,700 रुपया कंपनी को बैंक अकाउंट में भी प्राप्त हो गया। ये देखिए बैलेंस शीट का दोनों तरफ का योग बराबर है। हमारा सवाल सही है, आप देख रहे हैं। देखिए सब्सक्राइब माने क्या होता है? जनता द्वारा स्वीकार की गई पूंजी। जनता 90,000 को स्वीकार किया है, इसी पर कंपनी क्या करेगी? कॉल ऑफ मनी पूंजी की मांग करेगी और मांगी गई पूंजी का जो भाग, देखिए ये कंपनी मांगी है 9 लाख रुपए, 9 लाख में अंसारी ने क्या किया है? 5300 रुपए का भुगतान नहीं किया है। तो कितना भुगतान कर दिया है? 8,94,700 रुपए का भुगतान कर दिया। इस पूंजी को हम कौन सी पूंजी कहेंगे? पेड अप कैपिटल कहेंगे, चुकता पूंजी कहेंगे। इसलिए कंपनी को प्राप्त पूंजी है 8,94,700 रुपया। और संपत्ति का योग आप देख रहे हैं, यही योग है जो दायित्व का योग है। इसलिए हमारा सवाल बच्चों क्या है? सही है। कहीं कोई दिक्कत आपको है बेटा? वेरी गुड। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए यार बच्चों। थैंक्स।